अस्सलाम वालेकुम। आज की वन शॉट के अंदर हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है सेल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन, ठीक है ना। और इस चैप्टर के अंदर अब की बार 2025 के अंदर जो सिलेबस दिया गया उसमें 4 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास 4.1, इसमें हमने प्लांट और एनिमल सेल के अंदर डिफ्रेंशिएट करना है। फिर हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में डिस्कस करना है। फिर हमारे पास 4.3 के अंदर आप लोगों को 4 ऑर्गेनेलीज मिलेंगी, जैसे कि न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस है और माइटोकॉन्ड्रिया। इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। और 4.4 में हमारे पास कौन सा टॉपिक इंक्लूड है, क्रोमोसोम का हमने स्ट्रक्चर बताना है, केमिकल कंपोजिशन और उसका हमने फंक्शन बताना है। तो ये 4 टॉपिक्स हैं इस सेल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन के अंदर, ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि मैं आप लोगों को यहाँ पर सेल और उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और यहाँ पर सेल थ्योरी जो है वो किसने दी थी और सेल के बारे में क्या क्या किस किस साइंटिस्ट की जो कंट्रीब्यूशन है वो रही है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं बता रही डिटेल से। अगर आप लोगों ने सुनना है तो यहाँ पर आप लोग मेरे ही चैनल के थ्रू जो है वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने डिटेल वीडियो इस चीज़ के ऊपर दी हुई है कि सेल क्या है, सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, ठीक है ना। इसी तरह से सेल थ्योरी के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लेक्चर जो है वो दे रखा है। तो आप लोगों ने सिंपली करना क्या है कि ये जो दो मेरे पास टॉपिक हैं, सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज और दूसरा सेल थ्योरी, इसको जाकर आप लोगों ने सर्च करना है। तो आप लोगों को मेरे ही चैनल के ऊपर ये वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो आप इसको डिटेल के साथ सुन सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये फ्री पीपीटी चाहिए तो आप लोगों ने करना क्या है कि मेरे व्हाट्सएप को आप लोगों ने जाकर ज्वाइन करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है ऑलरेडी, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को वहाँ पर पीपीटी मिल जाएगी अगर आप लोगों को चाहिए। सो हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं 4.1, जिसके अंदर हमने यहाँ पर डिस्कस करना है प्लांट और एनिमल सेल के अंदर हमने यहाँ पर क्या करनी है, डिफरेंस देखना है, ठीक है ना। प्लांट एंड एनिमल सेल के अंदर हमने यहाँ पर डिफरेंस भी देखना है और यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ भी देखनी है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लांट के अंदर भी प्रेजेंट है और आप लोगों को किसके अंदर मिलेंगी, एनिमल के अंदर भी प्रेजेंट मिलेंगी, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्लांट के अंदर आप लोगों को सबसे बाहर एक लेयर मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, ठीक है ना। अब सेल वॉल जो होती है बहुत ही हमारे पास क्या होती है, हार्ड होती है। दैट्स वाई जो प्लांट का हमारे पास स्ट्रक्चर निकल कर आता है दैट इज द रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, एनिमल की बात करते हैं, तो एनिमल के अराउंड, ठीक है ना, एनिमल के जो आउटर लेयर होती है ना उसमें आप लोगों को कोई भी सेल वॉल दिखाई नहीं देगी। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर हमें जो है वो सेल वॉल दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। अब जो एनिमल होते हैं, एनिमल की जो आउटर बाउंड्री होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सीएम लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर आप लोगों को जो हमारे पास आउटर वॉल दिखाई देगी दैट इज द सेल वॉल, ठीक है ना। अब अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट की बॉडी के अंदर आप लोगों को क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है। क्लोरोप्लास्ट मिलता है, इट्स मीन ये क्या कर सकते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी कि ये फूड बना सकते हैं। तो ये अगर ये फूड बना सकते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, ये किस तरह के ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे पास क्या है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर एनिमल को देखें तो एनिमल अपनी फूड खुद नहीं बना सकते। दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, यानी कि हेटेरोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि मैम हम तो किचन में जाते हैं, अपनी फूड खुद बना सकते हैं। देखो भाई, अब यहाँ पर ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ को हम यूँ नहीं कहते कि जो है वो हम बाहर से कोई चीज़ बना लें। देखो, ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के अंदर अपनी फूड बनाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं, ठीक है ना। अब तुम बाहर फूड बना रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम भी ऑटोट्रॉफ हो गए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर फूड बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कि प्लांट के अंदर तुम्हें जो है वो एक बड़ा सारा वैक्यूल दिखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक बड़ा सारा क्या देखने को मिलेगा, वैक्यूल। यहाँ इस डायग्राम में देखो तो तुम्हें यहाँ पर क्या है, एक बड़ा सा क्या दिख रहा है, वैक्यूल दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, एनिमल की बात करें, तो एनिमल की बॉडी के अंदर आप लोगों को स्मॉल वैक्यूल मिलते हैं लेकिन इन मैनी नंबर, ठीक है। यानी कि इसके अंदर आपको एक नहीं, आप लोगों को काफ़ी सारे जो है वो यहाँ पर वैक्यूल देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये मेरे पास एक वैक्यूल है, ये दूसरा वैक्यूल है, ये तीसरा, मतलब क्या है कि यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे जो है वो वैक्यूल देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारे पास जो प्लांट है, प्लांट में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियस होता है। लेकिन वो न्यूक्लियस क्या होता है, एट दी
वन साइड ऑफ सेल प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि इसमें आप लोगों को प्लांट के अंदर आप लोगों को क्या मिलता है? एक लार्ज वैक्यूल मिलता है। ये देखो ये वैक्यूल है, ठीक है, और यहाँ पर देखो ये है मेरे पास एक न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है? साइड पर दिख रहा है आप लोगों को। क्यों साइड पर दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बड़ा सारा वैक्यूल दिखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम बात करें किस चीज़ की? एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलता है? न्यूक्लियस देखने को मिलता है। लेकिन वो न्यूक्लियस कहाँ पर होता है? आपको सेंटर के अंदर दिखाई देगा, ठीक है ना। न्यूक्लियस इन सेंटर, ठीक है, ये आप लोगों को न्यूक्लियस जो है उस सेंटर में देखने को मिलेगा। अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट जो अपनी फूड बनाते हैं, ठीक है ना, फूड बनाई, उसको यूटिलाइज किया और फिर जो बाकी फूड बच जाती है ना, उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब ये जो स्टार्च होता है बेसिकली हमारे पास क्या होती है? एक पॉलीसेकेराइड होती है। लेकिन अगर हम बात करें किस चीज़ की? एनिमल की बात करें तो इनमें जो रिजर्व फूड होती है दैट इज दी ग्लाइकोजन, ठीक है ना, ग्लाइकोजन होती है। ये भी हमारे पास क्या होती है? पॉलीसेकेराइड होती है, ठीक है। तो ये थे कि हमारे पास इनमें जो है वो डिफरेंस आता है इन चीज़ों की बेस के ऊपर, ठीक है ना। प्लांट के अंदर जो आउटर बाउंड्री है उसकी क्या है? सेल वॉल है। लेकिन यहाँ पर एनिमल के अंदर आप लोगों को सेल वॉल का कंसेप्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसकी जो आउटर बाउंड्री होती है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। ये तो था मेरे पास क्या चीज़? डिफरेंस। अब हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की? उन सिमिलैरिटीज़ की जो कि प्लांट के अंदर भी हैं और एनिमल के अंदर, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लांट के अंदर भी दिखेंगी आप लोगों को और आप लोगों को किसके अंदर दिखेंगी? एनिमल के अंदर भी दिखेंगी। तो यहाँ पे हम जिक्र करते हैं सिमिलैरिटीज़ का, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं? देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? न्यूक्लियस भी देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। आप लोगों को यहाँ पर न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। सेकंड चीज़ जो आप लोगों को यहाँ पे मिल रही है वो क्या है? वो है जी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों को किस में मिलेगा? आप लोगों को प्लांट सेल के अंदर भी मिलेगा। आप लोगों को किसके अंदर मिलेगा? एनिमल सेल के अंदर भी देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन आप लोगों को कहाँ पे मिलती है? एनिमल सेल के अंदर। मैंने जिक्र किया कि सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन मैंने यहाँ नहीं बताया कि यहाँ पे भी हमारे पास प्लांट सेल के अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। ये देखो ये देखो ये है हमारे पास क्या चीज़? प्लांट की सेल वॉल, ठीक है, ये सेल वॉल है। इसके अंदर की तरफ यहाँ पर देखो तो ये क्या है जी? ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। एडिशनल लेयर उसके अंदर प्रेजेंट है जिसको हम सेल वॉल कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एनिमल सेल के अंदर सिर्फ उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसी को हम क्या कह रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को और क्या देखने को मिलता है? और इसके अंदर आप लोगों को गोल्जी अपरेटस भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट और क्या चीज़ है आप लोगों को देखने को मिल सकती है? इसके अंदर आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखने को मिल सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि प्लांट के अंदर भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास 4.1 के जिसके अंदर हमने यहाँ पर डिफरेंस देखा। कोई खास इतना कंसेप्चुअल था नहीं कि बस हमने यहाँ पर सेल के स्ट्रक्चर्स को देखकर हमने बताना है कि कौन सी चीज़ें प्लांट के अंदर हैं और कौन सी चीज़ें एनिमल के अंदर हैं। यहाँ पर अब हम डिस्कस कर लेते हैं 4.2, ठीक है ना। 4.2 में हमने किसको डिस्कस करना है? हमने डिस्कस करना है प्रोकैरियोट को, ठीक है। प्रोकैरियोट को हमने डिस्कस करना है और हमने डिस्कस करना है यूकैरियोट को, ठीक है। ये दोनों हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। अब वन बाय वन करके हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज़ की? प्रो की बात करते हैं। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है बिफोर, ठीक है। प्रो मतलब क्या होता है? बिफोर। और कैरियोट वर्ड किस चीज़ से निकला है? कैरी ऑन से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। यानी कि ये आपको ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें आप लोगों को न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो न्यूक्लियस के पहले के हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस अभी इन ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं आया था, इनके सेल के अंदर। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें न्यूक्लियस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोट की तो यू का क्या मतलब होता है? यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। और कैरियोट का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर आप लोगों को यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस मिलता है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें आप लोगों को क्या मिलता है? यहाँ पर न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखो कि इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो सकती है? इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आता है जी आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की
बैक्टीरिया। और यहाँ पर अगर हम इनकी बात करें तो इनकी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आता है, इनकी एग्जाम्पल में हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम अपनी बात करते हैं, ठीक है, ह्यूमन हो गए हमारे पास, इसी तरह से प्लांट हो गए हमारे पास, फंजाई हो गए हमारे पास, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, यूकैरियोट की एग्जाम्पल है। अब अगर हम यहाँ पर इनके साइज़ की बात करें कि हमारे पास ये साइज़ के अकॉर्डिंग किस तरह के होते हैं, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, स्मॉल साइज़ होता है इनका, ठीक है, स्मॉल साइज़ होता है। कितना साइज़ हो सकता है इनका, ये तकरीबन 1 से लेकर 2 या 5 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे पास किस चीज़ की एग्जाम्पल आती है, माइकोप्लाज्म की, ठीक है, माइकोप्लाज्म, और हमारे पास किसकी एग्जांपल आती है, वायरस की एग्जांपल आती है, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट होते हैं देन दैट ऑफ द यूकैरियोट। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूकैरियोट के साइज़ की बात करें तो ये साइज़ में क्या होते हैं, साइज़ में ये लार्ज होते हैं, ठीक है ना। और अगर हम एग्जांपल देखें कि सबसे लार्जेस्ट जो हमारे पास सेल होता है यूकैरियोट में, वो किसका होता है, वो होता है जी ऑस्ट्रिच एग का, ठीक है। ऑस्ट्रिच एग यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट हमारे पास सेल होता है, जिसका जो साइज होता है कितना होता है, 5 पाउंड, ठीक है, ये 5 पाउंड का होता है हमारे पास, समझ आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो यूकैरियोट होते हैं ना, अच्छा यूकैरियोट के अंदर आप लोगों को सारे के सारे क्या दिखने को मिलेंगे, यूनिसेलुलर सेल देखने को मिलेंगे। यानी कि यूनिसेलुलर बोले तो हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि कंसिस्ट करते हैं सिंगल सेल के ऊपर, जैसे कि पैरामीशियम है, अमीबा है, यूग्लिन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किस चीज़ की बात करें, यूकैरियोट की, तो इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर कैसे जो सेल मिलते हैं, मल्टी सेलुलर जो है वो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। जैसे कि हमारे पास फंजाई है, यहाँ पर अपनी हम बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और अगर देखें तो यूनिसेलुलर को ये किस तरह के होते हैं, ये सिंपल होते हैं। लेकिन जो हमारे पास मल्टी सेलुलर होते हैं ये क्या होते हैं, ये कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, ये कम्प्लेक्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो प्रोकैरियोट होते हैं ना, प्रोकैरियोट के अंदर आप लोगों को नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर बात करें कि आप लोगों को यहाँ पर प्रोकैरियोट में एक एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगी, दैट इज़ दी कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कैप्सूल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनकी किस चीज़ की, इनकी सेल डिवीजन की, ठीक है, इनकी सेल डिवीजन की बात करें तो इनकी जो सेल डिवीजन होती है किसके थ्रू होती है, बाइनरी फिजन के थ्रू होती है, ठीक है ना, बाइनरी फिजन के थ्रू होती है। आप लोगों ने ये अच्छे से पढ़ रखा है, 10th क्लास में ही पढ़ रखा होगा आपने, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर जो सेल डिवीजन होती है ना वो किसके थ्रू होती है, यहाँ पर माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास इनमें डिफरेंस के प्रोकैरियोट में डिफरेंस और यूकैरियोट में डिफरेंस क्या है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेंगी, किसमें, प्रोकैरियोट के अंदर भी और यूकैरियोट के अंदर भी। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, सिमिलैरिटीज़, ठीक है, ये सिमिलैरिटीज़ हैं। अच्छा जी, सिमिलैरिटीज़ में सबसे पहले तो आप लोगों को जो है वो सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, प्रोकैरियोट के अंदर भी और यूकैरियोट के अंदर भी आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, DNA और RNA, ये दोनों के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को जो है वो सेल वॉल मिलेगी, ठीक है। अब सेल वॉल जो है वो है तो दोनों में, लेकिन यहाँ पर सेल वॉल की कंपोजिशन में डिफरेंस होगा कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होगी वो कंपोज होगी किस चीज़ से, पेप्टिडोग्लाइकन से। लेकिन जो यूकैरियोट की है उसमें जो हम प्लांट्स की बात करें तो उसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, फ्लैजेला देखने को मिलेगा दोनों के अंदर, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या चीज़ 4.2 के जिसमें हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का हमने डिफरेंस देखा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किस चीज़ की, 4.4 की, ठीक है। 4 के हमने यहाँ पर किसको डिस्कस करना है,
क्रोमोसोम को हमने यहाँ पर डिस्कस करना है विद डिटेल। पहले हम 4.4 को कर लेते हैं, फिर हम जो सेल स्ट्रक्चर की और जो ऑर्गेनेलीज हैं उनके ऊपर हम आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट मेरे पास जो पीछे वाली स्लाइड में रह गया वो ये कि आप लोगों को जो है यहाँ पर राइबोसोम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक पॉइंट रह गया था, दैट इज द राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम आप लोगों को यहाँ भी देखने को मिलेगा और राइबोसोम आप लोगों को यहाँ भी देखने को मिलेगा, लेकिन फर्क है, यहाँ पर जो आप लोगों को राइबोसोम मिलेगा वो 70S का मिलेगा और यहाँ पर जो मिलेगा वो कौन सा होगा, वो 80S होगा। समझ आ गई। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्रोमोसोम को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब क्रोमोसोम को अगर हम देखें तो क्रोमोसोम क्या है भाई। देखो, क्रोमोसोम हमारे पास जो है वो क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। हमारे पास क्या है जी, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि जो हमारी बॉडी का एक सेल, अगर हम बात करें एक सेल की बात करें, तो हमारे एक सेल के अंदर हमें पता है क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में आपको कितने क्रोमोसोम मिलते हैं, 46 क्रोमोसोम मिलते हैं, जो कि 23 पेयर की फॉर्म के अंदर आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है ना। अब इन 23 पेयर को हम दो फॉर्म के अंदर यहाँ पर डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। एक को हम क्या कहते हैं, ऑटोसोमल, ठीक है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ठीक है ना, ऑटोसोमल क्रोमोसोम। और दूसरे होते हैं मेरे पास कौन से, सेक्स क्रोमोसोम। अब जो हमारे पास 23 पेयर होते हैं ना, इसमें एक से लेकर जो 22 पेयर हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे कौन से क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोमल होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो 23rd क्रोमोसोम मिलेगा, ठीक है ना, पेयर मिलेगा, वो हमारे पास कौन सा होता है, वो हमारे पास होता है जी सेक्स क्रोमोसोम, जो कि डिटरमाइन करता है कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करें कि जो हमारे पास क्या होता है, क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम किस तरह का होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। ये कब हमें दिखता है, थ्रेड लाइक बिफोर डिवीजन, ठीक है ना, बिफोर सेल डिवीजन। बिफोर सेल डिवीजन आप लोगों को किस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। लेकिन जब यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर किस में जाता है, डिवीजन में जाता है, ठीक है, डिवीजन में जाता है, तो ये अपने आप को क्या कर लेता है, कॉइल एंड कॉइल, सुपर कॉइल, ठीक है, यूं इस तरह से अपने आप को क्या कर लेता है, यूं इस तरह से कॉइल एंड कॉइल कर लेता है, ठीक है। और फिर जब ये अपने आप को कॉइल एंड कॉइल कर लेता है तो यूं इस तरह से ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको अब हम क्या कहते हैं, जिसको अब हम कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है, जिसको अब हम क्या कह रहे हैं, क्रोमोसोम कह रहे हैं। तो क्रोमोसोम हमारे पास बिफोर डिवीजन इस तरह से दिखाई देता है, और जब ये डिवाइड करने लगता है तो ये इस तरह से हो जाता है, ये अपने क्रोमोसोम को क्या कर लेता है, डबल कर लेता है, डुप्लीकेट हो जाता है। और अब ये हमारे पास क्या है कि इसके पास इसकी दो बाजू बन गई, हर एक बाजू को हम क्या कहेंगे, क्रोमैटिड कहेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास है कि क्रोमोसोम किस तरह से अपने आप को कंडेंस करता है। वो तो आप लोगों ने यहाँ पर सेल डिवीजन के अंदर पढ़ रखा होगा कि जब हमारे पास कौन सा फेज होता है, इंटरफेज के अंदर जब सेल जो है एस फेज में जाता है और वहाँ पर जो है वो अपने जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है या फिर जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है उसको डुप्लीकेट कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास क्रोमोसोम है, इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं इसके मेन पार्ट्स को, यानी कि आप लोगों को क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, क्रोमैटिड होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज़ की, क्रोमैटिड की बात करते हैं। क्रोमैटिड क्या है भाई, क्रोमैटिड हमारे पास क्या होता है, देखो, ईच हाफ ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है ना, क्या होता है, ईच हाफ ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि ये आप लोगों को दिख रहा है ना, ये क्रोमोसोम है। अगर इसको मैं हाफ हाफ कर दूं, यूं इस तरह से दरमियान से हाफ हाफ कर दूं, तो हाफ जो है हमारे पास क्या होता है, क्रोमैटिड होता है, ठीक है ना, इसको क्रोमैटिड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके स्ट्रक्चर के अंदर जो चीज़ आती है, दैट इज दी, वो हमारे पास क्या है, वो है जी सेंट्रोमेयर, ठीक है, वो है मेरे पास जी क्या चीज़, सेंट्रोमेयर। अब दोबारा से मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख लो कि सेंट्रोमेयर क्या होता है। देखो, ये मेरे पास दोबारा से क्या है, एक क्रोमोसोम है। तो अब यहाँ पर देखो कि आप लोगों को ये जो हमारे पास क्या है, ये क्रोमैटिड हैं, दोनों क्रोमैटिड के दरमियान में आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, एक सेंट्रल पॉइंट मिलता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेंट्रोमेयर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है जी, सेंट्रोमेयर है। अब हमारे पास
क्रोमोसोम ना सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है ना। टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेस ऑफ, हमारे पास क्या है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेस ऑफ, ऑन द बेस ऑफ सेंट्रोमियर। अब इस सेंट्रोमियर की बेस के अकॉर्डिंग हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर देखो कि एक क्रोमोसोम हमारे पास ऐसा होता है, ठीक है ना, एक क्रोमेटिड ऐसा होता है कि जिसमें जो उसका सेंट्रोमियर है बिल्कुल उसके कहाँ पे दिखेगा, उसकी टिप के ऊपर दिखेगा, यानी कि लास्ट पोर्शन के ऊपर दिखेगा, ठीक है ना। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका जो क्रोमेटिड है उनमें जो उनका सेंट्रोमियर है ना थोड़ा सा नीचे को मिलेगा, ठीक है ना, टर्मिनल पॉइंट से थोड़ा सा नीचे को मिलेगा। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें क्या होता है कि उनका सेंट्रोमियर दरमियान से थोड़ा सा ऊपर दिखने को मिलेगा, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका जो सेंट्रोमियर है, ठीक है ना, वो बिल्कुल ही आप लोगों को कहाँ पे दिखता है, दरमियान में मिलता है। तो इस पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। ये जो पहला आप लोग देख रहे हो कि जिसमें सेंट्रोमियर टिप के ऊपर है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक, ठीक है, ये टीलोसेंट्रिक है। अच्छा जी, ये देखो ये किस तरह की शेप बना रहा है, ये आई शेप बना रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इसको देखो तो ये हमारे पास क्या है, ये है जी एक्रोसेंट्रिक, ठीक है ना। और ये किस तरह की शेप बना रहा है, जे शेप बना रहा है। ये देखो तो ये हमारे पास क्या है, ये है जी सब मेटा सेंट्रिक, ठीक है, ये सब मेटासेंट्रिक है। और ये किस तरह की शेप बना रहा है, वी शेप बना रहा है। और इसको देखो तो इसको हम क्या कहते हैं, मेटा सेंट्रिक, ठीक है। और ये मेटासेंट्रिक हमारे पास कौन सी शेप बना रहा है, ये भी वी शेप बना रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर कुछ टाइप्स होती हैं, किस चीज़ की, क्रोमोसोम की शेप्स की, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास एक और चीज़ इसके स्ट्रक्चर में होती है, दैट इज दी काइनीटोकोर, ठीक है। अब जो काइनीटोकोर होती है बेसिकली ये क्या होती है, ये एक तरह से हमारे पास क्या होती है, प्रोटीन होती है, ठीक है ना, जो कि आप लोगों को कहाँ पर मिलती है, इस सेंट्रोमेयर के अंदर मिलती है। और ये तब ज़्यादा काम आती है जब हमारे पास क्या हो रहे होते हैं, जो क्रोमोसोम है अपने सिस्टर क्रोमेटिड से सेपरेट हो रहे होते हैं, कब, एनाफेज के अंदर, ठीक है। तो तब यहाँ पर जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर आते हैं इसी काइनेटोकोर प्रोटीन के ऊपर आकर अटैच होते हैं, वो कंट्रैक्ट होती हैं और फिर ये हेल्प करती हैं हमारे पास सेपरेशन में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, काइनेटोकोर प्रोटीन का काम है। नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों को जो चीज़ देखने को मिलती है दैट इज द टीलोमर्स, ठीक है, टीलोमर्स, ठीक है। अब ये टीलोमर्स क्या होती है, बेसिकली ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास प्रोटेक्टिव कैप होती है। क्या होती है, प्रोटेक्टिव कैप है। मतलब क्या हुआ इसका, अगर मैं यहाँ पर देखो एक क्रोमोसोम बनाऊँ, ठीक है, ये मेरे पास क्या है जी, एक क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम की जो टिप आप लोग देख रहे हो, ये वाली, मैं कलर चेंज कर लूँ, ठीक है, ये आप लोग जो टिप देख रहे हो, ये वाली टिप, ठीक है ना, ये आप लोगों को इस टिप के ऊपर क्या देखने को मिलता है, इसके ऊपर एक हमारे पास सेक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, टीलोमेयर कहते हैं, ठीक है ना। अब ये टीलोमेयर क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव कैप होती है जो प्रोटेक्ट करती है क्रोमोसोम को फ्रॉम डैमेज, ठीक है। ये समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इसके अंदर जो चीज़ प्रेजेंट होती है दैट इज द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को और जो चीज़ देखने को मिलती है दैट इज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। अब ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, हमारे पास वो साइड होती है अदर देन दैट ऑफ दी हमारे पास सेंट्रोमियर, ठीक है। देखो अब ये जो सेंट्रोमियर होता है ना, ये इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम दूसरा नाम देते हैं क्या चीज़, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, यानी कि ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसकी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर क्या होती है, ये जो हमारे पास सेंट्रोमेयर है ना, इसके अलावा भी आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा क्या देखने को मिलता है, गड़ा देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बना के दे देती हूँ। ये मेरे पास क्या है, ये सेंट्रोमेयर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो ये मेरे पास इस तरह से, देखो ये इस तरह से क्या है, ये जगह जो आप लोग देख रहे हो दैट इज द क्या चीज़, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है ना, ये क्या होती है, इसको क्या कहते हैं, NOR, यानी कि ये क्या है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है। ये जो रीजन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन होती है, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियोलस को बनाने की,
न्यूक्लियोलस को बनाने की यहाँ पर जो है इसके पास सारी की सारी जो है वो इंफॉर्मेशन होती है। तो ये था मेरे पास कि जो क्रोमोसोम है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। उसके अंदर जो मेन पार्ट्स थे मैंने आपको बताया, इसमें क्रोमैटिड दिखने को मिलेगा, सेंट्रोमेयर होगा इसके पास काइनेटोकोर होगी, टीलोमर्स होंगे और इसके पास क्या होती है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होती है। तो ये मेरे पास जो था उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग था। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर किस चीज़ को, केमिकल कंपोजिशन को, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। अब यानी कि इसके अंदर आप लोगों को जो है वो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ तो इसके अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, डीएनए देखने को मिलता है। और ये डीएनए जो होता है ये कितने परसेंट होता है, ये आप लोगों को 60% देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर डीएनए कितना होता है, 60% आप लोगों को डीएनए देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलती है, प्रोटीन देखने को मिलती है। और प्रोटीन हमारे पास कितनी होती है, 30 to 40% आप लोगों को प्रोटीन देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और ये प्रोटीन कौन सी होती है, ये होती है हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ये कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। नेक्स्ट इसके अंदर आप लोगों को जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिलते हैं, यानी कि कुछ हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रोटीन के नहीं होते। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास चीज जो होती है वो क्या होती है, वो होती है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलते हैं, न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं। और एक क्रोमोसोम के अंदर आप लोगों को कितने न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ। पहली चीज जो है वो इसके अंदर क्या होगी, वो होगा जी आप लोगों के लिए फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना। दूसरी चीज इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलेगी, वो होगी जी शुगर, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगी, शुगर मिलेगी। और तीसरी चीज जो होगी यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा, नाइट्रोजनस बेसिस मिलती हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड इन तीन चीजों से मिलकर बने हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, टाइड, न्यूक्लियोटाइड, यानी कि ये तीन चीजों से मिलकर बने, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब मैं इन तीनों का स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए यहाँ पर ड्रॉ करके दे देती हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या मिलेगा। देखो सबसे पहले तो हम शुगर की बात करते हैं। देखो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट होती है डिफरेंट टाइप की होती है। हम यहाँ पर बात करें किस चीज़ की, मोनोसेकेराइड की। मोनोसेकेराइड के अंदर भी हमारे पास टाइप थी। तो यहाँ पर हम जिस शुगर की बात कर रहे हैं दैट इज दी राइबोज, ठीक है ना। और राइबोज के अंदर आप लोगों को कितने कार्बन मिलते हैं, 5 कार्बन मिलते हैं। तो ये आपको किस तरह की दिखेगी, 5 कॉर्नर रिंग की फॉर्म के अंदर आप लोगों को मिलेगी। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या है जी, ये 5 कॉर्नर आप लोगों को क्या मिलती है, रिंग मिलती है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन होगा और इसका जो 5 कार्बन है वो क्या होगा, रिंग से बाहर होगा, ठीक है। ये मेरे पास जो है क्या है जी, 5 कार्बन शुगर, जिसको हम क्या कह रहे हैं, रिबोज कह रहे हैं। अब इसके साथ आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसिस। तो अब यहाँ पर देखो कि जो हमारे पास क्या होता है, फास्फेट ग्रुप होता है वो कार्बन नंबर 5 के ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन नंबर 1 के ऊपर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये है हमारे पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। तो इस तरह के न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आप लोगों को देखने को क्या है, मिलते हैं, ठीक है। समझ आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारे पास क्या होता है कि हर 200 न्यूक्लियोटाइड के ऊपर अपना जो हमारे पास डीएनए होता है ना वो क्या करता है, रैप करता है, ठीक है ना, रैप करता है। और फिर हमारे पास रैप किसके अराउंड करेगा, प्रोटीन के अराउंड। कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप अप करेगा और वो स्ट्रक्चर बनाएगा, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। मैं आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉ करके दे देती हूँ कि ये मेरे पास सपोज कर लो, ये मेरे पास क्या है, डबल स्टैंडर्ड मेरे पास क्या है जी, डीएनए है। और यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलती हैं, हिस्टोन प्रोटीन मिलती हैं। कितनी हिस्टोन प्रोटीन होती हैं, 8 हिस्टोन प्रोटीन है। ये आप लोगों को 4 दिखाई दे रही हैं, 4 जो है वो इसी जगह के ऊपर इसके पीछे प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो 4 आप लोगों को ये जो है ये फिलहाल दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये जो हमारे पास क्या होता है, डीएनए होता है ना, इसके अराउंड क्या कर लेता है, रैप हो जाता है, ठीक है। और रैप होकर यूं इस तरह से क्या है, यूं हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना देता है। अब ये जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इस स्ट्रक्चर को जहां पर आप लोगों के पास डीएनए रैप हो रहा है और साथ में प्रोटीन है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। फिर हमारे पास क्या होता है, हर 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद दोबारा से हमारे पास क्या होगा, अब दोबारा से जो हमारा डीएनए है वो क्या करेगा,
वो इन हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड अपने आप को क्या करेगा, रैप अप करेगा और दोबारा से अपने आप को क्या कर लेगा, एक स्ट्रक्चर के अंदर जो है कन्वर्ट करेगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या बहुत सारे न्यूक्लियोसोम के जो हमारे पास रीजन है वो बनते हैं, ठीक है ना, आफ्टर एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास एक दो टर्म और है। एक हमारे पास क्या चीज़ है, एक हमारे पास है यूक्रोमेटन, यूक्रोमेटन। अब यूक्रोमेटन क्या होता है, हमारे पास क्रोमोसोम का वो पार्ट जो कि क्या होता है, डीकंडेंस होता है। यानी कि आप लोगों को यूं इस तरह से क्या मिलेगा, कंडेंस तो है लेकिन ये इतना कंडेंस नहीं है, यानी कि इतना इसके अंदर कॉइलिंग नहीं है। कॉइलिंग नहीं है तो इसके जो जीन होंगे ना, ठीक है ना, वो क्या होंगे, वो शो होंगे, ठीक है ना। और शो होंगे तो ये अपना काम जो है वो कर सकेंगे, काम जो है वो कर सकेंगे क्योंकि इसके जीन जो है वो विजिबल हैं। लेकिन दूसरे हमारे पास होते हैं कौन से, हमारे पास होते हैं हेटेरोक्रोमेटन। ये हमारे पास वो क्रोमोसोम होते हैं जो सुपर क्वाइल्ड होते हैं, लाइक दिस। ये देखें, ये हमारे पास क्या होते हैं, इस तरह से जो होते हैं वो सुपर क्वाइल होते हैं। सुपर क्वाइल होते हैं तो इनके जो जीन होते हैं ना, ठीक है, जीन जो होते हैं नॉट विजिबल, ठीक है ना, अच्छी तरीके से क्या होते हैं, विजिबल नहीं होते हैं। जब ये विजिबल नहीं होते तो ये अपना काम भी नहीं कर सकते, ठीक है, अपना काम भी नहीं कर सकते क्योंकि ये विजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये है मेरे पास कि हमारे पास जो केमिकल कंपोजिशन है कि जो हमारे पास क्रोमोसोम है किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, मेनली प्रोटीन और डीएनए का बना हुआ है। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं किस चीज़ को, फंक्शन को, ठीक है ना। अब फंक्शन हमारे पास क्या क्या परफॉर्म करते हैं हमारे क्रोमोसोम, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे पास बेसिक फंक्शन है जो कि हमारे कौन परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमारा क्रोमोसोम परफॉर्म कर रहा था। जैसे कि सबसे पहला तो आप लोगों को पता है कि ये क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं, किस चीज़ को, स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है और फिर क्या करते हैं, इनका सेकंड काम क्या होता है, सेकंड काम होता है ट्रांसमिशन, ठीक है ना। अब ये सेकंड काम ट्रांसमिशन का करते हैं, मतलब कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्होंने क्या की थी, स्टोर की थी कि माँ बाप जो है उसकी हाइट क्या है, उसका कलर क्या है, ठीक है ना, उसका IQ कितना था, यही चीज़ें सारी जो है वो अगली नस्ल की में जानी होती हैं। तो यही जो हमारे पास क्रोमोसोम है ट्रांसमिशन का काम भी करते हैं। इसके अलावा ये हमारे जो सेल होते हैं ना, सेल के जो हमारे पास फंक्शन होते हैं, ठीक है, उनको भी क्या करते हैं, उनको भी ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये सेल गाइडिंग करते हैं, ठीक है। सेल गाइडिंग किस तरह से कि कोई सेल है अगर उसने डिवाइड होना है तो कब तक उसने डिवाइड होना है, कितने सेल्स बनाकर जो है उसने स्टॉप करना है, तो ये सारी की सारी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रहा होता है वो कौन दे रहा होता है, यही क्रोमोसोम ही दे रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या करते हैं, ये वेरिएशन भी लाते हैं, ठीक है। ये वेरिएशन लाते, वेरिएशन किस तरह से लाते हैं, देखो भाई, जब आप लोगों ने क्या पढ़ी थी, म्योसिस पढ़ी थी, म्योसिस का फर्स्ट फेज पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था हमारे पास प्रोफेज फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ी थी क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो क्रोमोसोम के क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना, उनके जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, जिससे क्या होती है, वेरिएशन आ रही है। बेसिकली क्रोमोसोम एक्सचेंज हो रहे हैं, देन ही क्या आ रही है, वेरिएशन आ रही है। इसके अलावा ये और क्या करते हैं, ये करते हैं जी सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि जो हमारी सेक्स है, यानी कि हम मेल है या फीमेल है, और उन मेल और फीमेल के अंदर सेकेंडरी करैक्टर लाने का काम भी हमारे पास कौन कर रहे होते हैं, इनके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है और वो है हमारे पास क्या चीज़, क्रोमोसोम। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं किस चीज़ को, न्यूक्लियस को, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, और हमारे पास जो ऑर्गेनेलीज रहती हैं हम उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक है हमारे पास 4.3 यानी कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली, और इसमें पहली जो हम ऑर्गेनेली डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर 3 वर्ड हैं इस ऑर्गेनेली के, एंडोप्लाज्मिक एंड रेटिकुलम। एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, ठीक है, और प्लाज्मिक किसको बोलते हैं, साइटोप्लाज्म को बोलते हैं, और रेटिकुलम का क्या मतलब होता है, नेटवर्क, यानी कि आप लोगों को एक ये वेस्ट नेटवर्क मिलता है सेल के अंदर। किस तरह का है कि इसने क्या किया होता है,
सिस्टम ऑफ चैनल बनाए होते हैं जो कि एक्सटेंड करते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग देखो तो ये मेरे पास क्या है, ये है जी मेरे पास न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस स्टार्ट करके कहाँ तक गया होता है, हमारे सेल की सेल मेम्ब्रेन तक ये एक्सटेंड किया होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और समझिए कि सपोज करो कि मेरे पास ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, यहाँ पर इसका क्या है, न्यूक्लियस है, और यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रही हैं, ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली दिख रही हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो है आप लोगों को क्या दिख रहा है, साइटोप्लाज्म दिख रहा है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के अंदर आप लोगों को जो इसका अपना मैट्रिक्स मिलता है, जो इसका अपना प्लाज्म मिलता है, ये दोनों मिक्सअप नहीं होते। क्यों मिक्सअप नहीं होते, बिकॉज ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो, ये जो ब्लू कलर में आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है ना, ये इसकी क्या है, मेम्ब्रेन है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्ने कहते हैं, ठीक है। तो इस सिस्टर्ने की वजह से साइटोप्लाज्म और इसका जो अपना प्लाज्म होता है वो आपस में मिक्सअप नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, इसकी आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स मिलती हैं, ठीक है ना। अब ये फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, दो फॉर्म्स हैं। एक को हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आप लोग ये जो ब्लू एरिया देख रहे हो, ठीक है, ये सारे का सारा जो ब्लू एरिया है दैट इज दी हमारे पास क्या है जी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको रफ क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर आप लोगों को दो चीज़ें मिल रही हैं। एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ही है, लेकिन साथ में आप लोगों को क्या मिल रहा है, ग्रेन्यूल मिल रहे हैं। और वो ग्रेन्यूल कौन से हैं, वो है जी राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम की प्रेजेंस इनके सिस्टरने के ऊपर इनको क्या बना देती है, रफ बना देती है। दैट्स वाई हम इसको क्या कह रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा हमारे पास पता है क्या होता है, वो होता है जी SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ में क्या है कि आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो मिलेगा, लेकिन आप लोगों को राइबोसोम जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, राइबोसोम नहीं होगा। अब आप लोग ये जो येलो कलर में एरिया देख रहे हो दैट इज द क्या है, हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये है हमारे पास। इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस इसमें हमारे पास ये दो फॉर्म्स आती हैं, और इन दो फॉर्म्स की बेस पे ही हमारे पास हमने जो फंक्शंस हैं इनको क्या किया हुआ है, डिस्टिंग्विश किया हुआ है। यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने फंक्शन परफॉर्म करेगी और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने फंक्शन परफॉर्म करेगी। वन बाय वन करके हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। तो हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये क्या करता है, ये लिपिड बनाता है, ठीक है ना। लिपिड को क्या करता है, बनाता है। अब लिपिड भी हमारे पास क्या होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। तो उनमें जैसे कि हमारे पास फास्फोलिपिड है, स्टीराइड है और कोलेस्ट्रोल है, ये इनको बनाता है। सेकंड इसका जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, वो है जी डी टॉक्सिफिकेशन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिटी प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है ना, उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। या फिर अगर हमने कोई ड्रग्स लिए, कोई दवाई ली बहुत ज़्यादा हैवी थी, तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जिससे क्या होता है, जहर बन जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो उसके इफ़ेक्ट को भी क्या करते हैं, डिटॉक्सीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसका ये हमारे पास काम है। अच्छा, ये डिटॉक्सीफाई कैसे करते हैं, क्योंकि अगर हम SER को देखें तो इनके पास क्या होते हैं, इंजाइम होते हैं, ठीक है ना। एक इंजाइम नहीं होता, इनके पास क्या होता है, इंजाइम फैमिली होती है, ठीक है ना। उस इंजाइम फैमिली का हमारे पास जो नाम है वो क्या है, वो है जी साइटोक्रोम, ठीक है, साइटोक्रोम P450। ये एक पूरी की पूरी क्या है, फैमिली है इंजाइम की। यही इंजाइम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर टॉक्सिन को क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो जो हमारे पास क्या होता है, SER है, तो ये क्या करता है, ये करता है ट्रांसमिट इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स को ये जो है वो ट्रांसमिट करता है। इम्पल्स क्या होता है, बेसिकली ये मैसेज होता है जो हमारे ब्रेन से या फिर हमारी बॉडी से ब्रेन को जाता है या ब्रेन से बॉडी की तरफ आता है, ठीक है। तो उसको क्या करती है, ये ट्रांसमिट करती है। अब ट्रांसमिट कहाँ से कहाँ करेगी, ये मसल और नर्व सेल में ये इम्पल्स को क्या करेगी, ट्रांसमिट करेगी, ठीक है। इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट काम होता है वो किसके अंदर होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल, यानी कि ये क्या करती है, ये ट्रांसपोर्ट करती है किस चीज़ को, मटेरियल को,
ठीक है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू एन अदर पार्ट। ठीक है, तो ये SER का हमारे पास काम है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो काम आता है दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर देखो हमने कहा कि रफ के ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, अब राइबोसोम प्रेजेंट है तो आप ऑब्वियसली आंखें बंद करके कहोगे कि मैम इसका काम क्या है, इसका काम है प्रोटीन बनाना। ठीक है, ये क्या करता है, ये प्रोटीन बनाता है, समझ आ गई। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जो प्रोटीन बनती है वो कौन सी प्रोटीन होती है, वो रॉ होती है, यानी कि वो फंक्शन करने के काबिल नहीं होती। ठीक है, ना तो उसके पास टैग होता है कि ये कौन सी प्रोटीन है, और ना तो उसके पास उसका अपना फंक्शन होता है कि उसने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इसका काम क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन को बनाना। ठीक है, अब यहाँ पर चाहे हमारे पास क्या बन रहा है, लिपिड बन रहा है, चाहे हमारे पास क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं ना, ये रॉ होते हैं, ये अपना काम करने के काबिल नहीं होते। इनको अपना काम करवाने के लिए इनको किसी और ऑर्गेनेली के पास जाना पड़ेगा, और वो ऑर्गेनेली हमारे पास कौन सा होता है, वो होता है हमारे पास जी गोल्जी अपरेटस। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, गोल्जी अपरेटस। तो ये हमारे पास साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली में क्या है, ये दूसरा ऑर्गेनेली है। ठीक है, अब हमारे पास गोल्जी अपरेटस क्या होता है, गोल्जी अपरेटस को देखें तो हमारे पास ये क्या होती हैं, ये फ्लूइड फिल्ड, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड फ्लैटेंड सैक्स होती हैं, फ्लैटेंड सैक्स होती हैं। ठीक है, यानी कि आप लोग यहाँ पर देखो कि ये सैक है, ये एक सैक है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी, यानी कि आप लोगों को सैक के ऊपर सैक यहाँ पर मिलेगी। ये जो गोल्जी अपरेटस होता है ना, इसको सबसे पहले किसने जो है वो देखा था, व्यूड किया था, डिस्कवर किया था, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम हमारे पास क्या है, कैमिलो गोल्जी। ठीक है, कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही फर्स्ट टाइम इसको जो है वो डिस्क्राइब किया था। कब किया था, 1898 में। अब देखो ये जो साइंटिस्ट है इसका नाम क्या है, कैमिलो गोल्जी, क्योंकि इसी ने इसको डिस्कवर किया था, सो दैट्स वाई हमने इस ऑर्गेनेली का नाम भी क्या रख दिया है, गोल्जी अपरेटस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि जो हमारे पास गोल्जी अपरेटस है ना, ये हमारे पास इसकी यहाँ पर डिफरेंट क्या होती हैं, टाइप्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये डिफरेंट टाइप्स की फॉर्म में मिलेगा, यानी कि इसकी जो हमारे पास टाइप्स होती हैं वो कितनी होती हैं, वो 5 होती हैं। ठीक है ना, पहली मेरे पास जो है वो कौन सी है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टर्ने। ठीक है, सिस्टर्ने। अब सिस्टर्ने में जो हमारे पास गोल्जी अपरेटस होते हैं उसकी पता शेप कैसे होती है, जो वाईफाई के सिग्नल होते हैं ना, लाइक दिस। ठीक है ना, ये वाईफाई के सिग्नल की तरह से होती है। नेक्स्ट आप लोगों को जो इसकी टाइप मिलती है दैट इज द ट्यूब्यूलर। ठीक है, ये ट्यूब्यूलर फॉर्म के अंदर होती है, यानी कि आप लोगों को ये इस फॉर्म के अंदर ये ट्यूब्स की फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, अब जो तीसरी होती है हमारे पास, ठीक है ना, तीसरी को हम क्या कहते हैं, तीसरी को हम कहते हैं वेजिकल। ठीक है, कि ये वेजिकल की फॉर्म में इस तरह से आपको दिखेगी। और इसी तरह से हमारे पास जो होती है चौथी जो होती है आप लोगों को किस फॉर्म में मिलती है, गोल्जी वेजिकल, सॉरी गोल्जियन वैक्यूल की फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, गोल्जियन वैक्यूल की फॉर्म में मिलेगी, यानी आपको इसमें वैक्यूल मिलेगा और उस वैक्यूल के अंदर आप लोगों को यहाँ पर सब्सटेंस मिलता है। तो हमारे पास क्या है कि टाइप्स के अकॉर्डिंग हमारे पास जो गोल्जी अपरेटस है वो कितने टाइप का है, 4 टाइप्स का है। अब यहाँ पर हम इसका जो है वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स जो है वो इंक्लूड है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, जैसे कि मैंने कहा कि ये क्या है, ये फ्लैटेंड सैक्स होती हैं। ठीक है ना, एक सैक के ऊपर दूसरा सैक, यूँ इस तरह से। ठीक है ना, ये एक सैक है और ये दूसरा सैक है, मतलब क्या है, सैक के ऊपर जो है वो सैक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है ना, अब अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म आती हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। एक है हमारे पास क्या चीज़, टर्म, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, टर्म्स है हमारे पास 3 टर्म्स। एक मेरे पास क्या है जी, गोल्जी बॉडी है। ठीक है, गोल्जी बॉडी है एक। ठीक है ना, सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है जी गोल्जी अपरेटस। ठीक है, गोल्जी अपरेटस। ठीक है, और तीसरी जो मेरे पास टर्म है दैट इज़ द गोल्जी कम्प्लेक्स। तो ये 3 टर्म है मेरे पास, और ये तीनों की तीनों टर्म आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। अब 1 बाय 1 करके इनमें जो है वो डिफरेंस देखते हैं। अच्छा, गोल्जी बॉडी किसको कहते हैं, गोल्जी बॉडी यानी कि अगर मैं किसी एक सैक की बात कर रही हूँ, गोल्जी अपरेटस के एक सैक की बात कर रही हूँ, लाइक दिस, ये मेरे पास क्या है, ये एक सैक है, तो ये एक सैक मेरे पास क्या होता है, गोल्जी बॉडी होता है। लेकिन अगर हम क्या करें, गोल्जी अपरेटस की बात कर रहे हैं तो उसमें एक सैक नहीं आएगी, इसमें हमारे पास क्या होगा, कम्बिनेशन ऑफ सैक होंगी, यानी कि यहाँ पर आप
आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर ग्रुप ऑफ सैक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास गोल्जी अपरेटस होता है। और गोल्जी कम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, गोल्जी कम्प्लेक्स में आपके पास क्या आता है, गोल्जी अपरेटस आता है। ठीक है ना, यानी कि ये आएगा आप लोगों के पास, ये गोल्जी अपरेटस आ गया। ठीक है, एंड जो सेकंड थिंग आपके पास आएगी दैट इज द वेजिकल। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें कंबाइन करके क्या कहलाती हैं, हमारे पास गोल्जी कम्प्लेक्स। ठीक है, ये देखो ये मेरे पास क्या है, ये है जी मेरे पास गोल्जी अपरेटस है, और साथ में आप लोगों को ये क्या दिख रही हैं, ये वेजिकल दिख रही हैं। ठीक है, अब ये जो वेजिकल और गोल्जी अपरेटस है, इनको कंबाइनली हम क्या कहते हैं, गोल्जी कम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है ना, ये बात आप लोगों को समझ आ गई। अब अगर मैं क्या करूं कि इस एक सैक को उठाऊं लाइक दिस, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या है, ये एक सैक है। अगर मैं इस एक सैक को उठाऊं तो मुझे इसके अंदर दो फेस मिलते हैं। ठीक है ना, जो मेरे पास क्या है कि ये वाला जो फेस है, ठीक है ना, इस फेस को मैंने क्या नाम देना है, ये फेस है मेरे पास सिज फेस। ठीक है, ये सिज फेज है। अब सिज फेज इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो फेज होता है ना, बेसिकली ये हमारे पास जो फेज है ये न्यूक्लियस के करीब होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी क्या होता है, करीब होता है। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेस। ठीक है, ये मेरे पास क्या होता है, फॉर्मिंग फेस होता है। अच्छा जी, और जो इसको ये आप लोग अगर इसकी शेप देखो तो इसकी शेप किस तरह की होती है, इसकी शेप होती है कन्वेक्स शेप होती है। ठीक है, और ये जो आप लोगों को अंदर वाली साइड की तरफ दिखाई दे रहा है दैट इज दी कौन सा फेज है, ये है जी ट्रांस फेज। ठीक है, ये ट्रांस फेज है, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, मेच्योरिंग फेज। ठीक है, ये क्या है, ये है जी मेच्योरिंग फेस। ठीक है ना, और ये क्या होता है, ये हमारे पास न्यूक्लियस से क्या होता है, ये दूर होता है। ये क्या होता है, न्यूक्लियस के करीब होता है। समझ आ गई आप लोगों को कि सिस फेस क्या है और हमारे पास ट्रांस फेस क्या है। ठीक है ना, टाइप्स बताई और मैंने यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स भी क्लियर किए। अब यहाँ पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं इसका फंक्शन। ठीक है ना, इसका फंक्शन जो है हमारे पास, जो मैंने कहा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ठीक है, हमने बात किसकी की थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने दो चीज़ें बनाई थी, एक हमारे पास बना के दिया था उसने क्या चीज़, प्रोटीन, और दूसरा उसने बना के दिया था क्या चीज़, लिपिड। ये दोनों क्या थे, ये दोनों थे हमारे पास रॉ। ठीक है, अब हमने इनको क्या करना है, इनको हमने करना है जी फंक्शनल करना है, इनकी हमने यहाँ पर क्या करनी है, प्रोसेसिंग करनी है। तो अब हमने क्या करना है, उस चीज़ के लिए हमारे पास किसका होना लाजमी था, गोल्जी बॉडी का होना लाजमी था। अब सपोज कर लो कि हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से क्या हुई, एक वेजिकल जो थी वो क्या हुई, बड ऑफ हुई। ठीक है ना, और वो वेजिकल जो है वो गई कहाँ पर, हमारे गोल्जी अपरेटस के पास गई। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो कि ये जो हमारे पास वेजिकल है इसकी भी क्या है जी, इसकी भी हमारे पास क्या है जी, मेम्ब्रेन है। और ये जो आप लोग क्या देख रहे हो, ये गोल्जी बॉडी देख रहे हो ना, इसकी भी क्या है, मेम्ब्रेन है। ठीक है ना, जिसको हम किसका नाम दे रहे हैं, जिसको हम नाम दे रहे हैं सिस्टरने का। ठीक है ना, तो इसके भी हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन है। अब होता क्या है कि सबसे पहले तो हमारे पास ये होगा कि ये जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेजिकल आया, ठीक है, जो हमारे पास क्या आया जी, वेजिकल आया, वो इस गोल्जी बॉडी की मेम्ब्रेन के साथ क्या होगा, फ्यूज होगा। ठीक है ना, फिर इसके अंदर जो भी हमारे पास मटेरियल होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, वो इस गोल्जी बॉडी के अंदर आ जाएगा। समझ आ गया इतना। अब इस मटेरियल के अंदर था क्या, ऑब्वियसली प्रोटीन एंड लिपिड था। ठीक है ना, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर जो हमारे पास गोल्जी बॉडी का मेन काम है वो क्या है जी, वो है जी मॉडिफिकेशन। ठीक है, मॉडिफिकेशन। इस मॉडिफिकेशन में हमारे पास तीन चीज़ें आएंगी। एक हमारे पास क्या आएगा, एक हमारे पास आएगी जी पैकिंग, यानी कि जो हमारे पास प्रोटीन है या जो हमारे पास लिपिड है इसको हमने पैक करना है। दूसरा काम क्या होगा, इसकी प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, इसकी यहाँ पर होगी जी प्रोसेसिंग। और जो इसका तीसरा काम है वो क्या होगा, वो होगा जी सेक्रीशन, यानी कि जो चीज़ें हमने क्या कर ली, मॉडिफाई कर ली, उसको फिर हमने सेक्रेट भी करना होगा। ठीक है ना, गोल्जी बॉडी से सेल में या सेल के बाहर। ठीक है, तो ये सारा काम जो है वो मॉडिफिकेशन के अंदर है। अब मॉडिफिकेशन में पैकिंग, प्रोसेसिंग और सेक्रेशन किस तरह से होती है, यहाँ पर देखो मैंने कहा कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ चुका है, यहाँ पर हमारे पास जो सब्सटेंस था, प्रोटीन और लिपिड वगैरह, वो यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये बिल्कुल आ चुके हैं। अब यहाँ पर पहला काम जो होना है वो है प्रोटीन की पैकिंग। ठीक है ना, अब प्रोटीन हमें पता है, ठीक है ना, अगर आप प्रोटीन को देखो तो प्रोटीन क्या होती है, चेन की फॉर्म में यूं इस तरह से प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, और इसके दरमियान में
आप लोगों को यहाँ पर क्या दिखता है, यहाँ पर आप लोगों को जो है वो बॉन्ड दिखता है, पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस प्रोटीन, इस चेन फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर देना है किस फॉर्म के अंदर, हमने इसको कर देनी है इसकी क्या चीज़, फोल्डिंग। ठीक है, इसकी हम कर देंगे फोल्डिंग। तो जब हम इसकी फोल्डिंग कर देंगे तो यूँ इस तरह से ये क्या बन जाएगी, ये इस तरह का जो है हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब जब हमने इसको चेन से फोल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया तो अब यहाँ पर इसकी क्या हो गई, इसकी हो गई जी पैकिंग। पहला काम हमने यहाँ पर जो है वो कर लिया। ठीक है, ये क्या था, इसमें प्रोटीन जो थी वो क्या थी, यूँ लॉन्ग फॉर्म में थी, चेन की फॉर्म में थी। तो अब हमने इसको क्या कर दिया, इसको जो है फोल्ड कर दिया, और फोल्ड करने के बाद अब हमारे पास यूँ इस तरह से जो है ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ये बन गया, और साथ में इसके क्या प्रेजेंट होगा, लिपिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये हमारे पास पैकिंग हो गई। अब नेक्स्ट हमने काम क्या करना है, प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, अब प्रोसेसिंग में हमारे पास किस तरह का मैकेनिज्म चलेगा कि हमने क्या करना है कि प्रोसेसिंग के लिए या तो हमारे पास, ठीक है ना, दो सब्सटेंस है ना हमारे पास, एक है हमारे पास प्रोटीन और दूसरा है मेरे पास लिपिड। तो प्रोसेसिंग के लिए मैं प्रोटीन या फिर लिपिड के साथ कुछ ना कुछ जो है वो ऐड कर दूंगी। अब प्रोटीन के साथ मैंने क्या ऐड करना है, प्रोटीन के साथ मैं ऐड करूँगी ग्लूकोज को, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, प्रोटीन होगी। अब प्रोटीन के साथ जब मैंने ग्लूकोज को ऐड किया तो हमारे पास इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिलेशन। ठीक है, ग्लाइकोजिलेशन हमारे पास ये जो है ये प्रोसेस हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास लिपिड। ठीक है ना, लिपिड के साथ भी हम जब क्या ऐड करते हैं, ग्लूकोज को ऐड करते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिडेशन। और जब हमने प्रोटीन के साथ ऐड किया तो वो ग्लाइकोजिलेशन है और ये डेशन है। ठीक है, लिपिड के साथ जब ऐड किया तो अब यहाँ पर इसकी क्या हो गई, प्रोसेसिंग भी हमारे पास यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, तो दो प्रोसेस हमने कर लिए, एक हमने यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर हमने पैकिंग की। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हमने प्रोसेसिंग कर ली। अब एक चीज़ रहती है, दैट इज़ दी सेक्रेशन। ठीक है, मॉडिफाई कर लिया। ठीक है ना, मॉडिफाई में हमने पैकिंग की और प्रोसेसिंग की। अब इनको क्या है कि इनका नाम भी मिल चुका है और इनको फंक्शन भी बताया जा चुका है कि आप लोगों ने जो है वो जो फंक्शन है वो कैसा परफॉर्म करना है और कहाँ पे परफॉर्म करना है। अब एक चीज़ रहती है, दैट इज़ द सेक्रेशन, यानी कि इसको हमने क्या करना है, गोल्जी बॉडी की जो हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन है, इससे बाहर जो है वो हमने निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से दोबारा से एक क्या निकलेगी, एक वेजिकल निकलेगी। ठीक है ना, और वो क्या हो जाएगी, वो बड ऑफ हो जाएगी। ठीक है ना, या तो वो क्या करेगी, सेल के अंदर ही रहेगी। ठीक है ना, सेल के अंदर ही रहेगी। ठीक है ना, या फिर क्या होगा कि सेल के अंदर ही जो है वो सेक्रेट कर लेगी। ठीक है ना, अपना जो एक्शन है वो परफॉर्म कर लेगी, या फिर सेल के बाहर इसको जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये है हमारे पास गोल्जी अपरेटस का काम कि किस तरह से जो हमारे पास प्रोटीन है और हमारे पास लिपिड है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भेजता है गोल्जी अपरेटस के पास, उसको किस तरह से मॉडिफाई किया जाता है। सो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेली, दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने एक डायलॉग सुन रखा होगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल है ये हमारे पास। और अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह का होता है, ये हमारे पास किस तरह का होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। ठीक है ना, इसके अंदर आप लोगों को जो है वो दो मेम्ब्रेन मिलेंगे। आप लोग यहाँ पर देखिए कि ये जो वाइट कलर में दिख रही है, दैट इज़ दी हमारे पास क्या है जी, ये है जी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, अब आउटर मेम्ब्रेन को देखें ना तो ये हमारे पास क्या होती है, ये परमिएबल होती है। ठीक है, आप लोगों को ये किस तरह की दिखेगी, ये है जी परमीएबल, यानी कि ये सब्सटेंस को अपने अंदर में से अंदर बाहर जाने देती है। ठीक है, और ये परमीएबल है क्यों, क्या है इसके ऊपर जिसकी वजह से ये परमीएबल है, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ पोर्स। और वो पोर्स किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं, वो पोर्स बने हुए हैं पोरेंस से। ठीक है ना, पोरेंस क्या होती है, बेसिकली हमारे पास एक तरह की जो है वो प्रोटीन होती है। ठीक है ना, इस तरह के आपको क्या दिखाई देते हैं, पोर्स दिखाई देते हैं। ठीक है ना, जिससे क्या होता है, सब्सटेंस का जो है वो एक्सचेंज होता है। ये मेरे पास क्या है, ये है जी पोर्स हैं। ठीक है ना, जो कि मैंने बता दिया कि ये किस तरह से बने होते हैं, पोरेन से बने होते हैं। अगर हम यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन की किसको देखें, कंपोजिशन को देखें कि ये किस चीज़ की बनी होती है, तो इसकी कंपोजिशन हमारे पास सेम है जैसे कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन थी कि उसमें लिपिड था और हमारे पास प्रोटीन था। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूट है ना वो यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर आप लोगों को जो लिपिड है, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड और प्रोटीन है वो और कंसंट्रेशन से है,
और इनर का हमारे पास और कंसंट्रेशन है, याद रखिएगा। अब जो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड है कितना आप लोगों को मिलता है, आप लोगों को मिलता है 40%। और जो हमारे पास क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है ना, वो आपको कितने परसेंट मिलती है, 60% मिलती है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है जी, ये मेरे पास है जी आउटर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा जी, ये जो येलो कलर में मैंने बनाई है दैट इज द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है जी, ये है जी इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन थी ना, ये कैसी थी, ये हमारे पास जो थी ये क्या थी, स्मूथ थी। लेकिन ये हमारे पास क्या होती है, इनर के अंदर आप लोगों को क्या दिखाई देते हैं, इनर के अंदर आप लोगों को फोल्ड दिखाई दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। ठीक है ना, इसके अंदर आप लोगों को फोल्ड दिखाई देते हैं। फोल्ड की वजह से ये किस तरह की होती है, ये रिजिड होती है। ठीक है, रिजिड इसका स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलते हैं, ये जो है ना, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है परमिएबल है, लेकिन ये क्या होती है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है ना, सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि ये अपने अंदर में से चीज़ों को जो है वो सिलेक्टिवली अंदर बाहर जाने देगी। अगर यहाँ पर हम इसकी बात करें कि इस चीज़ की कंपोजिशन की बात करें तो हमारे पास ये भी लिपिड और प्रोटीन की बनी है, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो चेंज है। यहाँ पर जो लिपिड है आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर लिपिड आपको मिलेगा 20%। ठीक है, 20% मिलेगा। और यहाँ पर आपको प्रोटीन जो है वो कितने परसेंट मिलेगी, आप लोगों को 80% यहाँ पर प्रोटीन देखने को मिलती है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के दरमियान में आप लोगों को यहाँ पर क्या दिखने को मिलती है, स्पेस देखने को मिलती है। आप लोग ये जो स्पेस देख रहे हो, ये आउटर है और ये इनर है, और इसके दरमियान में आप लोगों को ये स्पेस दिखाई दे रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो, ये तो समझ लिया कि हमारे पास ये क्या होती है, डबल मेम्ब्रेनस होती है। अच्छा, ये तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन अगर हम इस पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो इसकी शेप आप लोगों को किस तरह से दिख रही है, इसकी शेप आप लोगों को दिख रही है सॉसेज शेप। ठीक है ना, सॉसेज शेप ये जो आप लोगों को दिखाई देती है। अगर हम इसके साइज की बात करें, ठीक है ना, इसकी किसकी बात करें, साइज की बात करें, साइज में हमारे पास जो इसका डायामीटर होता है, ठीक है ना, डायामीटर जो होता है कितना होता है, वो होता है 0.1 से लेकर हमारे पास कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर होता है। और इसकी जो लेंथ होती है, ठीक है ना, लेंथ की अगर हम बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है कितनी होती है, 1 to 4 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये इसकी हमारे पास क्या होती है, लेंथ होती है। अब हम यहाँ पर देखो कि हमारे पास जो इनर मेम्ब्रेन होती है, आप लोग इनर मेम्ब्रेन देख रहे हो, इनर मेम्ब्रेन में आपको क्या दिख रहे हैं, कंपार्टमेंट्स। ये मेरे पास एक कंपार्टमेंट है, ठीक है ना, फिर मेरे पास क्या ये दूसरा है, ये यहाँ पर तीसरा, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को जो है बहुत सारे कंपार्टमेंट्स मिलते हैं। इन कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रिस्टे। ठीक है, इसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है ना, इनर मेम्ब्रेन ने बेसिकली फोल्ड बनाया और उन्हीं फोल्ड से हमारे पास क्या बन रहे हैं, यहाँ पर क्रिस्टे बन रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो रहती है दैट इज द मैट्रिक्स। ठीक है ना, अब मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमारे पास अकेला इसके अंदर जो है वो फ्लूइड वगैरह नहीं होगा। यहाँ पर आप लोगों को जो है डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। अब वो कंपोनेंट क्या है, क्या उनके काम है और क्या उनके नाम है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को इसके मैट्रिक्स में क्या मिलता है, यहाँ पे आप लोगों को डीएनए मिलता है। और डीएनए भी किस तरह का होता है, डीएनए होता है हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है ना, पहली चीज़ इसके अंदर आ गई। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी दैट इज़ दी, हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे भी आप लोगों को क्या मिलता है, यहाँ पे भी आप लोगों को राइबोसोम मिलता है। ठीक है ना, सपोज कर लो मेरे पास क्या है, ये राइबोसोम है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा। लेकिन एक फ़र्क है राइबोसोम में, देखो हमारे जो अपने सेल की बात करते हैं, ठीक है ना, हमारे अपने सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है ना, ठीक है ना, वो कौन सा होता है, वो होता है हमारे पास ATS का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारे पास 70S का। ठीक है, कौन सा होता है, 70S का होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके अंदर इसके मैट्रिक्स में आप लोगों को जो चीज़ देखने को मिलती है दैट इज़ दी हमारे पास F1 पार्टिकल।
ठीक है। F1 पार्टिकल यानी कि आप लोगों को क्या दिखेगा, यूं माचिस की तीली की तरह के आप लोगों को जो है इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, इसके मैट्रिक्स में आप लोगों को क्या दिखते हैं, आप लोगों को इस तरह की माचिस की तीली के जो है वो स्ट्रक्चर दिखते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं F1 पार्टिकल। ठीक है, ये है जी F1 पार्टिकल। अब F1 पार्टिकल का क्या काम होता है कि जो F1 पार्टिकल होते हैं ना, इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट इंजाइम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये था मेरे पास कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं इसके किस चीज़ को, इसके फंक्शन को। ठीक है ना, ओवरऑल हम इसके किस को देख लेते हैं, फंक्शन को देख लेते हैं। तो इसका फंक्शन हमारे पास जो है वो क्या है कि ये यहाँ पर क्या है कि ये प्रोटीन को क्या करता है, बनाता है। ठीक है, ये प्रोटीन को बनाता है। प्रोटीन को क्यों बनाता है भाई, देखो एक तो यहाँ पर इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, राइबोसोम मिल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये क्या करती हैं, इंडिकेशन करती हैं कि ये जो है अपनी प्रोटीन बना सकता है। इसलिए तो हम इसको कह रहे हैं कि ये क्या है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। ठीक है ना, ये अपनी जो फूड है या एनर्जी है ये खुद बना सकता है। ठीक है ना, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ना इसके मैट्रिक्स की, ठीक है ना, इसका मैट्रिक्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मैट्रिक्स की, ठीक है ना, मैट्रिक्स के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, कौन सा साइकिल चलता है, क्रैब साइकिल चलता है, और यहाँ पर ही क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अच्छा जी, इसके अलावा इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, ठीक है, इसकी हमारे पास क्या होती है, जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक हमारे पास क्या चल रही होती है, एक हमारे पास चेन चल रही होती है जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें क्या होता है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है। और इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, इस ऑर्गेनेली को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, क्योंकि ये अपनी फूड खुद बना सकती है और बेसिक रिएक्शंस यहीं पर आप लोगों को देखने को मिल रही होती हैं। दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, हमारे पास जो लास्ट ऑर्गेनेली है वो है हमारे पास क्या जी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस को, जैसे कि आप सबको पता है कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, वो थे हमारे पास रॉबर्ट भाई। ठीक है, रॉबर्ट भाई ने कब इसको डिस्कवर किया था, 1831 को जो है इसने डिस्कवर किया था। अब हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है ना, ब्रेन ऑफ सेल इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अगर हम देखें ना, हमारी बॉडी का जो है वो क्या होता है, ब्रेन होता है, और ब्रेन ही हमारी कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल कर रहा होता है। तो सेम हमारे पास सेल का भी क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, जिसको परफॉर्म करवाने वाला क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सो ये हमें पता है कि ये क्या है, कि ये ब्रेन ऑफ द सेल है। अगर हम बात करते हैं एनिमल और प्लांट की, दोनों के अंदर आप लोगों को न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, लेकिन एक फर्क होगा कि प्लांट के अंदर आप लोगों को जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे मिलेगा, वो साइड पे मिलेगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। लेकिन अगर हम बात करें, किस चीज़ की बात करते हैं, हम एनिमल की बात करें, यानी कि हम अपनी बात करें, तो एनिमल के अंदर ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको सेंटर में मिलता है। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को इतना बड़ा वैक्यूल देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हमने कहा कि ये हमारे पास मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेली सेल के अंदर किस तरह की होती है, डबल मेम्ब्रेनस होती हैं। तो यहाँ पे भी आप लोगों को क्या मिलती हैं, दो मेम्ब्रेन मिलती हैं। ठीक है ना, ये भी क्या होता है, ये भी आप लोगों को डबल मेम्ब्रेनस मिलता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर फ़र्क है, यहाँ पर वो फ़र्क क्या है कि इसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ना, वो क्या होती है, डिसकॉन्टिन्यूस होती हैं। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये है जी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये आप लोगों को क्या दिख रही है, ये है जी इनर मेम्ब्रेन, ये है जी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर इनर और आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, डिसकॉन्टिन्यूस होती हैं। ठीक है ना, और जहाँ से ये डिसकॉन्टिन्यूस होती हैं वहाँ पर ये क्या बना रही होती हैं, पोर बना रही होती हैं। आप लोग यहाँ पर देखो कि ये क्या बने हुए हैं, ये पोर बने हुए हैं। ठीक है ना, जहाँ से ये मेम्ब्रेन हमारी क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस हैं, फोल्डेड हो जाती हैं, वहाँ पर इन्होंने क्या बना रखे हैं, वहाँ पर इन्होंने जो है वो फोल्ड बना रखे हैं।
अब ये जो पोर होते हैं ना, ये किस चीज़ से मिलके बने होते हैं? ये बने होते हैं न्यूक्लियोपोरिन से, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोपोरिन्स कहते हैं। अब यहाँ पर इनर और आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्या होता है? ये होता है जी न्यूक्लियर इनवेलप, ठीक है। इनको हम क्या बोल रहे होते हैं? न्यूक्लियर इनवेलप इनको बोल रहे होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक सवाल है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर कितने पोर्स होते हैं? क्या कोई 10-12 पोर्स हैं या फिर 50-100 पोर्स हैं? नहीं, यहाँ पर इनके अंदर एक न्यूक्लियस में आप लोगों को यहाँ पर कितने पोर्स देखने को मिलते हैं? यहाँ पर आप लोगों को मिलते हैं जी 10 मिलियन पोर एक न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर इसकी शेप की बात करें ना, न्यूक्लियस की शेप, ठीक है ना, इसकी जो शेप होती है ना वो किस तरह की होती है? वो होती है जी स्फेरिकल। किस तरह की होती है? स्फेरिकल होती है। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है ना, एक सेल के अंदर एक भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर वो एक होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मोनोन्यूक्लिएट, ठीक है। वो हमारे पास क्या है? मोनोन्यूक्लिएट, ठीक है ना। हमारे पास दो भी हो सकते हैं, दो होंगे तो हम इसको क्या कहेंगे? बाइन्यूक्लिएट। लेकिन अगर दो से ज़्यादा होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे पॉलीन्यूक्लिएट, ठीक है। तो ये मेरे पास डिफरेंट तादाद में हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि हमारे पास ये पोर्स क्यों हैं, ठीक है ना। सवाल तो हमारे पास ये है कि पोर्स क्यों बने और ये हमारे पास जो मेम्ब्रेन है वो डिसकंटिन्यूअस किस तरह से हो गए। देखो ये जो पोर्स होते हैं ना, पोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जो है वो RNA बन रहा होता है, ठीक है ना। और बाहर आप लोगों को जो है वो साइटोप्लाज्म दिखता है, बाहर साइटोप्लाज्म में जो है प्रोटीन बन रही होती है, ठीक है ना। यूँ इस तरह से क्या होता है कि यहाँ मटीरियल का एक्सचेंज इन्हीं हमारे पास पोर्स के थ्रू होता है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे न्यूक्लियस ने क्या करना होता है? सिग्नल भी तो देना होता है ना, ठीक है ना। सेल टू सेल सिग्नल भी तो देना होता है, तो वो सिग्नल भी इन्हीं पोर्स के थ्रू ट्रैवल करके यहाँ पर जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास जो इनर मेम्ब्रेन है और जो आउटर मेम्ब्रेन है, इनके दरमियान में आप लोगों को ये स्पेस दिखाई दे रही है, और इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। अब ये जो स्पेस होती है, अगर हम इसका डायमीटर जो है मेजर करें तो इसका डायमीटर कितना होता है? 10 से लेकर 15 नैनोमीटर इसका जो है वो क्या होता है? डायामीटर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा जी, यहाँ पर और चीज़ हम डिस्कस करें तो आप लोगों को यहाँ पर जो है इस न्यूक्लियस के अंदर जो और चीज़ देखने को मिलती है, दैट इज़ द मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसके अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? इसका मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। अब ये जो मैट्रिक्स होता है ना, इसके अंदर फिर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है न्यूक्लियोलस, ठीक है, जो कि क्या होता है? इस तरह से जो डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है, ठीक है ना, इस तरह से आप लोगों को क्या दिखती है? ये डार्कली स्टेन्ड बॉडी। डार्कली स्टेन्ड बॉडी इसको क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये आप लोगों को इस तरह से जो है वो नज़र नहीं आएगा जब तक आप लोग इसके ऊपर डाई नहीं करोगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि जब हम इसके ऊपर डाई करते हैं तो हमें ये क्या दिखाई देता है? डार्कली स्टेन्ड दिखाई देता है, यानी कि ये रंग को पकड़ लेता है। दैट्स वाई हम इसको क्या कह रहे हैं? डार्कली स्टेन्ड कह रहे हैं। अब ये जो न्यूक्लियस होता है ना, सॉरी, ये जो न्यूक्लियोलस होता है ना, ये न्यूक्लियोलस, इसका काम पता है क्या होता है? इसका काम होता है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलता है? राइबोसोमल RNA मिलता है। राइबोसोमल RNA मिलता है तो ये क्या बनाता है? जो हमारे पास राइबोसोम होते हैं ना, ठीक है, जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम के हमारे पास क्या होते हैं? यूनिट होते हैं, एक लार्जर और एक स्मॉलर यूनिट, ठीक है ना। ये उनको बना रहा होता है, सो दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा क्या होता है? हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ आप लोगों को यहाँ पर जो देखने को मिलती है इस न्यूक्लियस के अंदर, वो है जी आप लोगों को इस तरह का क्या देखने को मिलेगा? थ्रेड देखने को मिलेगा। इस थ्रेड को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रोमैटन, ठीक है। बिफोर डिवीजन, ये मैं आप लोगों को क्रोमोसोम की कंपोजिशन और स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर मैं ऑलरेडी बताकर आ चुकी हूँ। यहाँ पर मैं अब आप लोगों को दोबारा से नहीं पढ़ा रही, ठीक है, कि बिफोर डिवीजन आपको क्रोमैटन मिलते हैं, फिर जब डिवीजन होने लगती है तो ये अपने आप को कंडेंस करते हैं। कितनी इसकी जो है हमारे पास क्या होती है? इसका जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो कौन होता है? इसकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। ये सारा कुछ जो है वो मैं पहले आप लोगों को बताकर आ चुकी हूँ। तो ये है मेरे पास के न्यूक्लियस क्या है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, ये मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ बता दिया। होप कि ये सारे का सारा लेक्चर आज आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।